मंत्री विश्वनाथ तो सबसे प्रमुख मंत्री हैं और हमेशा सबसे आखिर में जाते हैं, परंतु इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। राजा ने कुछ ऐसा देखा जिसको देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, ये क्या? कहीं ये सपना तो नहीं? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। जादूगर ने अपने जादू से मंत्री विश्वनाथ के चारों ओर आग लगा दी। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध राज्य में एक बहुत ही महान राजा राज करते थे, जिनका नाम राजा भीमसेन था। वह बहुत ही पराक्रमी राजा थे। आसपास के बड़े बड़े राजा भी देवगढ़ पर हमला करने से डरते थे, और डरे भी क्यों ना। उन्होंने बचपन में ही एक शेर को अपने हाथों के बल से मार गिराया था। एक दिन जब वह अपने राज सिंहासन पर बैठे थे तो मंत्री विश्वनाथ बोला, प्रणाम महाराज, आपके लिए एक बहुत ही आवश्यक पत्र आया था। आप उस समय राज्य के कामों में व्यस्त थे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। क्या उस पत्र के बारे में आपको बताने का यह उचित समय है? हाँ मंत्री जी, ये बिल्कुल उचित समय है। आप हमें बताइए कि वह पत्र किसने और क्यों भेजा था। क्या उसमें कोई गुप्त संदेश था? नहीं नहीं महाराज, उसमें कोई गुप्त संदेश नहीं था। वह पत्र महाराज देवेश ने आपके लिए भेजा था। क्या महाराज देवेश ने हमें पत्र भेजा है? क्या आप आर्यनगर के महाराज की बात कर रहे हैं? क्या उन्हें हमारी कोई मदद की आवश्यकता है? नहीं महाराज, वो बिल्कुल कुशल मंगल है। उन्होंने आपके लिए यह पत्र भेजा है जिसमें लिखा है कि वह आपको एक प्रतियोगिता में आमंत्रित करना चाहते हैं। मंत्री जी, यह कैसी प्रतियोगिता है? क्या आप हमें उस प्रतियोगिता के बारे में बता सकते हैं? भला हम भी तो जाने कि हमें किस प्रतियोगिता में भाग लेने जाना है। महाराज, यह प्रतियोगिता आर्यनगर के महाराज देवेश ने आसपास के सभी राजाओं और राजकुमारों के बीच कराई है। इस प्रतियोगिता में सभी राजाओं एवं राजकुमारों की बुद्धि की परीक्षा होगी, किंतु उन्होंने आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आमंत्रण नहीं भेजा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? महाराज देवेश हमें इतना मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आमंत्रण नहीं दिया। क्या उन्होंने यह पत्र हमें जलाने के लिए भेजा है? नहीं नहीं महाराज, वह ऐसा नहीं चाहते। उन्हें भी पता है कि अगर आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो प्रथम स्थान किसी और राजा या राजकुमार का आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने आपको भाग लेने की बजाय उस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया है। अच्छा, ये बात है, तो हम जरूर उस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। महाराज देवेश से मिलने के लिए कुछ भेंट उपहार तैयार करो। उन्हें भी तो पता चले कि हम उनके सिर्फ आमंत्रण पर ही नहीं आए हैं, बल्कि उनके लिए उपहार भी लाए हैं। इससे हमारे आपसी संबंध भी अच्छे होंगे। जी महाराज, आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं अभी राजशाही सोनार से बात करके उसकी तैयारी करता हूँ। राजा अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और जाने की तैयारी करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ महीनों बाद महारानी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। इस बात से राजा बहुत ही परेशान अपनी राजगद्दी पर बैठे थे। तभी उनका एक विश्वास पात्र सलाहकार आता है और कहता है, प्रणाम महाराज, आप बहुत ही चिंतित लग रहे हैं। क्या आप मुझे वह समस्या बता सकते हैं? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। कश्यप, आप तो जानते ही हैं कि महारानी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, परंतु अब तो उनकी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा ताकि हम महारानी को बचा सके। महारानी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन एक दिन जब सुबह सुबह राजा महारानी की तबीयत देखने गए तो वह देखकर हैरान रह गए। महारानी, क्या हुआ आपको? महारानी, उठिए, क्या आप ठीक तो हैं? महाराज ये देखकर हैरान थे कि महारानी रोज इस समय दर्द में रहती थी, किंतु आज वह सो रही है। राजा बहुत ज्यादा घबरा गए थे। महारानी, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। महारानी, उठिए। राजा को लगा कि महारानी अब नहीं रही। तभी अचानक महारानी उठ जाती हैं। महाराज, आप वो भी इतनी सुबह सुबह, हमें माफ कर दीजिए। आप हमसे मिलने आए, लेकिन हम सो रहे थे। नहीं नहीं महारानी, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। हम आज भी रोज की तरह आपकी तबीयत देखने ही आए थे, परंतु हमें एक बात नहीं समझ आई कि जहां आप रोज गंभीर हालत में बीमार थीं, वही आज आप बिल्कुल स्वस्थ लग रही हैं। इस अद्भुत बदलाव के पीछे क्या कारण है? महाराज, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। बस हमें इतना पता है कि जैसे ही हमें होश आया, हमें एक जानवर दिखा था, परंतु हम उस हालत में नहीं थे कि हम उसे अच्छे से देख पाए।
इसलिए हमने उसे अच्छे से नहीं देखा, परंतु हम यह जरूर कह सकते हैं कि वह कोई जंगली जानवर था। परंतु कोई जंगली जानवर हमारे महल में कैसे आ सकता है? महल तो जंगल से बहुत दूर है और महल के चारों ओर हमारे सैनिक लगे रहते हैं। खैर छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, परंतु अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है महारानी, हम चिंता नहीं करेंगे। परंतु क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके बीमार होने का क्या कारण है? क्या आपको कुछ अजीब लगा? मतलब क्या आपको किसी पर शक है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा था? नहीं महाराज, हमें ऐसे तो किसी पे शक नहीं है, और बिना किसी शक के किसी पर आरोप लगाना एक महारानी को शोभा नहीं देता। आप खामख्खा ही इतना परेशान हो रहे हैं। अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, आपके होते तो बिल्कुल भी नहीं। राजा मुस्कुराने लगते हैं और फिर राज्य के कामों के लिए महल चले जाते हैं। परंतु किसी जंगली जानवर का महल में आना उनको खटक रहा था। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई जंगली जानवर महल के अंदर आ जाए और तो और महारानी के कक्ष में चला जाए? अगर वो जंगली जानवर महारानी को हानि पहुंचाने आया था तो उसके पास एक अच्छा अवसर था, परंतु उसने महारानी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। कहीं वो महारानी का वहम तो नहीं? छोड़ो, मैं ही शायद कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। पहले तो महाराज ने महल में कुछ अटपटा नहीं देखा, परंतु एक दिन उन्होंने देखा कि मंत्री विश्वनाथ दिन डूबने से पहले ही जल्दबाजी में अपने घर जा रहे हैं। एक दो दिन महाराज ने सोचा कि हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम है, परंतु जब रोज ऐसा होने लगा तो उन्होंने अपने आप से कहा, यह सब क्या हो रहा है? मंत्री विश्वनाथ तो सबसे प्रमुख मंत्री हैं और हमेशा सबसे आखिर में जाते हैं, परंतु इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है, हमें पता करना होगा। राजा भीमसेन सच का पता लगाने के लिए मंत्री विश्वनाथ का पीछा करने लगे। मंत्री विश्वनाथ जंगल की तरफ जाने लगे। उनको जंगल की तरफ जाता देख महाराज ने मन में बोला, रात होने वाली है और मंत्री विश्वनाथ जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब हमें यकीन हो गया है कि ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। राजा भीमसेन मंत्री का पीछा करते रहे। जैसे जैसे मंत्री जंगल के अंदर जाते जा रहे थे, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद राजा की आंखों से मंत्री विश्वनाथ ओझल हो गए। यह क्या? मंत्री विश्वनाथ कहाँ गए? हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा और पता करना होगा कि आखिर क्या राज है जो वह हमसे छुपा रहे हैं। राजा ने मंत्री को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। वह थककर महल लौट आए। प्रणाम महाराज, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। लगता है आप राज्य में भ्रमण करने गए थे। अभी मुझे पूरा सच नहीं पता है, इसलिए मुझे कश्यप को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। महाराज, कहाँ खो गए हैं आप? वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, हम राज्य में ही गए थे, ये जानने के लिए कि हमारी प्रजा कैसी है। बताइए, आप हमें किस काम के लिए ढूंढ रहे थे? महाराज, राज्य में हम एक विद्यालय बनवाना चाहते हैं ताकि गरीब बच्चे उसमें पढ़ सके। आखिर उन्हें भी तो पढ़ने का अधिकार है। कश्यप जी, आपकी यही बात तो हमें सबसे अच्छी लगती है कि आप हमेशा हमारी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते हैं। आपको इस कार्य की इजाजत है। आप इस कार्य के लिए राजकोष से जितना चाहे धन ले सकते हैं। महाराज महारानी के कक्ष की ओर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यह बात बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर मंत्री विश्वनाथ रात को कहाँ जाते हैं। तभी वो महारानी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। आइए महाराज, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमने आपके लिए विशेष पकवान बनाए हैं। हम दासी से कहकर उन्हें तुरंत मंगवाते हैं। महारानी, इस सब की क्या जरूरत थी? आप अभी अभी तो ठीक हुई हैं और अभी से ही हमारे लिए यह सब कर रही हैं। महाराज, आप चिंता ना करिए, हम बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी हमें आपको खाना बनाकर खिलाने में खुशी मिलती है, तो कृपा करके हमें ना रोके। ठीक है, अब आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। वैसे क्या बनाया है आपने? जो भी बनाया होगा अत्यंत स्वादिष्ट ही होगा। अब जल्दी लाइए, हमसे रहा नहीं जाता। राजा खाना खा लेते हैं और सोने चले जाते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। वह बस यही सोच रहे थे कि मंत्री विश्वनाथ उनके एक विश्वास पात्र मंत्री है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे कोई राज छुपाया है। वह इसका पता जल्द से जल्द लगाना चाहते थे ताकि उन्हें मंत्री विश्वनाथ के प्रति कोई गलतफहमी ना हो। अगले दिन कश्यप महाराज से बोलता है, प्रणाम महाराज,
आपकी आज्ञा हो तो दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। राजा ने पूरा दिन शाम होने का इंतजार किया और जैसे ही शाम हुई उन्होंने फिर से वहीं देखा। आज मैं मंत्री विश्वनाथ को बच के जाने नहीं दूंगा। आज तो पता करके ही रहूंगा कि वह क्या राज है जो मंत्री हमसे छुपा रहे हैं। राजा मंत्री के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल जैसे जैसे घना होता जा रहा था वैसे ही अंधेरा होता जा रहा था। राजा उतने ही चौकन्ने होते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा ने कुछ ऐसा देखा जिसको देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, ये क्या? कहीं ये सपना तो नहीं? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। क्या मंत्री विश्वनाथ एक लोमड़ी हैं? ये सब देखकर मानो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मुझे इस वक्त धैर्य से काम लेना होगा। हो सकता है ये किसी श्राप का असर हो, क्योंकि पहले तो मंत्री बिल्कुल ठीक थे, अचानक ही उन्हें कुछ हुआ है। मुझे इस बात की तह तक जाना होगा और मंत्री विश्वनाथ को ठीक करने का उपाय ढूंढना होगा। राजा बिना कोई आहट किए वहां से महल वापस आ जाता है और अपने शाही पुस्तकालय में उस समस्या का हल खोजने लगता है। जरूर मुझे यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिससे मैं मंत्री विश्वनाथ की मदद कर पाऊं। प्रणाम महाराज, आप और पुस्तकालय में यह कैसे हुआ? क्या आप भी पुस्तकालय में किताबें पढ़ने आए हैं? नहीं महारानी, हम किसी समस्या का समाधान खोजने आए हैं। हमने यह महसूस किया है कि हर एक समस्या का समाधान किताबों में मिल जाता है। अच्छा, ये बात है। तभी तो हम सोचे भला आप जैसे ज्ञानी को किताब पढ़ने की क्या आवश्यकता। वैसे महाराज, कैसी समस्या है वो? महारानी, हम उस बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, परंतु हम एक ऐसी किताब ढूंढ रहे हैं जिसमें इंसान का परिवर्तन जानवर में हो गया हो। जी महाराज, मैं आपको वह किताब लाकर देती हूँ। मैंने उस किताब को पढ़ा है। उसमें यह बताया गया है कि तंत्र विद्या से एक राजा को लोमड़ी बना दिया गया था। महारानी, हमें वही किताब चाहिए। क्या आप उस किताब को अभी ला सकती हैं? जी महाराज, परंतु वह कोई तंत्र मंत्र की किताब नहीं है। वह बस एक राजा के ऊपर लिखी गई कहानी है जिसे बहुत ही पुराने साधु ने लिखा था। जो भी हो, उस किताब को जल्द से जल्द हमारे पास लाइए। हम उसे पढ़ना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर महारानी बिना कोई सवाल जवाब के उन्हें वो किताब लाकर दे देती है। उसमें एक राजा की कहानी लिखी हुई थी। राजा को किताब पढ़ते समय एक काम की बात मिली। अच्छा, तो पूर्णिमा की रात वो राजा लोमड़ी नहीं बना था। मुझे भी एक बार पूर्णिमा के दिन देखना होगा कि मंत्री जी लोमड़ी बनते हैं या नहीं। अगर यह तरीका काम नहीं किया तो कुछ और सोचेंगे। राजा पूर्णिमा के दिन का इंतजार करते हैं। कुछ दिन बाद पूर्णिमा का दिन आता है। उस दिन भी रोज की तरह मंत्री विश्वनाथ अपना काम खत्म करके जल्दी जल्दी जंगल की ओर जाने लगे। आज वह दिन है जिस दिन हमें शायद सच का पता चल जाए। हमें सच जानने का पूरा प्रयास करना होगा और आज के दिन तो मंत्री को हम गायब भी होने नहीं दे सकते। जैसे दिन डूबता है, मंत्री विश्वनाथ जंगल के अंदर चले जाते हैं। अब तो चांद भी निकल आया था, पर मंत्री विश्वनाथ लोमड़ी नहीं बने और उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। मुझे जल्द से जल्द जाकर महाराज को सब बताना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं मंत्री जी? महाराज के पास जाइए जाइए। आपको क्या लगता है हमारे होते आप महाराज को जाकर सारा सच बताएंगे? हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमें इसे आज रात तक रोकना होगा, क्योंकि सिर्फ आज रात तक ही ये इंसान बना रहेगा और फिर कल से ये रात को वापस लोमड़ी बन जाएगा। अब तो रोक के रखना ही होगा। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें जादू ठीक से सीखना चाहिए था। मैंने तुम्हें इसे पूरे तरीके से लोमड़ी बनाने को कहा था, पर तुमने क्या किया? इसे सिर्फ रात को लोमड़ी बनाया। मैंने जादू ठीक से ही किया था, परंतु यह इंसान बहुत ही मजबूत है। इस पर मेरे इतने खतरनाक जादू का असर सिर्फ 12 घंटे रह सकता था, इसलिए मैंने इस पर दिन में सब भूल जाने का जादू कर दिया। तुमने किया? यह मेरी तरकीब थी। सिर्फ जादू से ही हम इसे कमजोर कर सकते हैं, वरना इसको मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह महाराज भीमसेन का मंत्री है। अब यह बताओ, इसे पूरी तरह से लोमड़ी कब बनाओगे? यह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अगली पूर्णिमा की रात के बाद जैसे ही सूरज निकलेगा, ये पूरी तरह से लोमड़ी बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए।
बस पूर्णिमा का इंतजार है। फिर मेरा राज भी इसके साथ हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल के अंदर दफन हो जाएगा। क्या कश्यप का कोई राज है? अब हमें सब साफ समझ आ रहा है। कश्यप का कोई राज है जो मंत्री विश्वनाथ जान गए थे, इसीलिए उसने मंत्री को लोमड़ी बनाने का सोचा। परंतु मंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वह पूर्ण रूप से लोमड़ी नहीं बन पाए। जादूगर ने अपने जादू से मंत्री विश्वनाथ के चारों ओर आग लगा दी। यह सब कुछ राजा भीमसेन छुपकर देख रहे थे और उन्होंने मंत्री को बचाने का फैसला किया। कश्यप, तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? महाराज, वो मैंने इस लोमड़ी को देखा जो महल के अंदर जा रहा था, इसलिए मैं इसे मारने चला आया। यहाँ तो कोई लोमड़ी नहीं है। क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? नहीं नहीं महाराज, यह मंत्री ही लोमड़ी है। मेरा मतलब लोमड़ी ने मंत्री का रूप ले लिया है। आप इसे मार दीजिए, वरना यह राज्य में आतंक मचा देगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हमारे हाथों से हमारे मंत्री को मरवाना चाहते हो? हमने सब सुन लिया है। अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जादूगर और कश्यप जानते थे कि महाराज से जीत पाना उनके लिए नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने महाराज को समझाने की बहुत कोशिश की। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो अपने हथियार डाल दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम क्या करेंगे। डर के मारे कश्यप ने अपने आप समर्पण कर दिया, लेकिन जादूगर ने महाराज भीमसेन पर हमला कर दिया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगे? असंभव। तुम जैसे 4 जादूगरों को भी मैं आराम से हरा सकता हूँ। राजा ने जादूगर को मार डाला और मंत्री के साथ महल आ गए। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। नहीं तो मैं जीवन भर के लिए लोमड़ी बनकर रह जाता। हमने बस एक राजा होने का कर्तव्य निभाया है। क्या तुम हमें बताओगे कि कश्यप का वह कौन सा राज है जिसकी वजह से उसने तुम्हें लोमड़ी बनाया था? महाराज, महारानी की तबीयत अचानक कश्यप की वजह से ही खराब हुई थी। महारानी के पेट में एक बच्चा था जिसे कश्यप ने औषधि से मरवा डाला और औषधि के असर की वजह से ही महारानी की तबीयत बिगड़ गई। क्या उस कश्यप ने हमारे होने वाले उत्तराधिकारी को मार डाला? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। परंतु उसने ऐसा क्यों किया? महाराज, यह कौन नहीं जानता कि आपका सबसे विश्वास पात्र आदमी कश्यप ही है। उसने सोचा कि अगर वह होने वाले उत्तराधिकारी को ही मार डालेगा तो महाराज उसी के बेटे को राजा बनाएंगे। क्या कश्यप ने राजगद्दी के लिए यह सब किया? अगर हमें पहले पता होता तो हम उस पर कभी भी भरोसा नहीं करते। महाराज, दुख की बात तो यह है कि उस औषधि की वजह से महारानी अब कभी मां नहीं बन सकती। महाराज, अब सब खत्म हो गया। अब मैं भी अगली पूर्णिमा की रात लोमड़ी बन जाऊंगा। उस गद्दार की वजह से हम कभी पिता नहीं बन पाएंगे। उस आस्तीन के सांप ने हमारे साथ इतना घिनौना खेल खेला और हमें इसकी भनक भी नहीं लगी। हमें शर्म आती है कि हम एक राजा हैं। जब हम अपने खुद के परिवार की रक्षा नहीं कर सकते तो अपने राज्य की रक्षा कैसे करेंगे? महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो एक आस्तीन का सांप है। उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मंत्री जी, हम अपने बच्चे को तो बचा नहीं पाए, पर हम आपको बचा कर रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए जो भी करना पड़े। हम आज ही इस बारे में पता करते हैं कि आपको कैसे ठीक किया जाए। वो जादूगर अगर आत्मसमर्पण कर देता तो उसकी जान भी बच जाती और आपको ठीक करने का तरीका भी हमें मिल जाता। महाराज, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। मंत्री जी, ये सब आपकी ईमानदारी का नतीजा है। हम आपको ठीक करने के लिए अपना पूरा धन लुटाने के लिए भी तैयार हैं। जब तक हम आपको ठीक करने का तरीका खोजते हैं तब तक आप किसी गुप्त स्थान में रहिए। अगले दिन राजा मंत्री के पास आता है और कहता है, मंत्री जी, हमें आपको ठीक करने का तरीका मिल गया है। राजा मंत्री को लेके एक तांत्रिक के पास जाता है और यज्ञ करके मंत्री को ठीक कर देता है। और तो और भविष्य में मंत्री के बेटे को अपना नया उत्तराधिकारी बना देता है। ऐसी ही रोमांचक और मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।